नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 12 जुलाई 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इस मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि केवल राज्य का दर्जा ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग भी आंदोलन का हिस्सा होनी चाहिए। वहीं भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों के साथ खड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी महीनों में जम्मू कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है और संसद के मानसून सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। अब बात पंजाब की, जहां कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का एक समूह आज पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाला है। खास बात यह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को इस बैठक से दूर रखा गया है। सूत्रों के अनुसार असंतुष्ट नेता पार्टी संगठन और नेतृत्व शैली को लेकर अपनी शिकायतें सीधे प्रभारी के सामने रखने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर बढ़ता असंतोष पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका सीधा असर चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है। देश भर के महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। नेशनल कोएलिशन फॉर वीमेन्स रिजर्वेशन नामक समूह ने कहा है कि आगामी मानसून सत्र में सरकार को इस दिशा में स्पष्ट रोड मैप पेश करना चाहिए। संगठन की मांग है कि आरक्षण वर्तमान सदनों की संख्या के आधार पर लागू हो और अगले चुनाव से ही इसका लाभ महिलाओं को मिले। महिला संगठनों का तर्क है कि देश की आधी आबादी को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। यह मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। यह हाल के विदेशी दौरों और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच आयोजित बड़े कार्यक्रमों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि को चर्चा में ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करने की रणनीति पर काम कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशों में आयोजित बड़े जनसमूह कार्यक्रम केवल कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी माध्यम बन चुके हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार घरेलू चुनौतियों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। यह बहस आने वाले समय में भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रह सकती है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले कई राजनीतिक मुद्दे गरमाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण का सवाल, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, चुनावी सुधारों पर बहस और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल के दिनों में बढ़े तनाव के बावजूद दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो अमेरिका कड़ा रुख अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ईरान ने अपने हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वार्ता वैश्विक तेल बाजार और मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों देशों से शांति वार्ता की अपील कर रहा है। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई जिलों में सड़क संपर्क टूट गया है और हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई हैं। येल जगत से बड़ी खबर। फीफा विश्व कप 2026 अब रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड जैसी टीमें अगले चरण में पहुंचने के लिए जोरदार तैयारी कर रही हैं। विश्व कप के इस चरण में हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हारने वाली टीम का टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान घोषणा की कि दोनों देश भारत की यूपीआई प्रणाली को न्यूजीलैंड की भुगतान व्यवस्था से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि, डेयरी, शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।